वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। 22 फरवरी 2019 कराची के इलाके नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर मेडिकल की तालिबा 20 साला निमरा मुबैना तौर पर पुलिस की गोली का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई और उसी के साथ उसकी बेवा माँ की ज़िंदगी उजड़ गई, जिसने कम उम्री में बेवा होकर अपनी औलाद को किसी मकाम पर पहुँचाने के लिए दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं की। मेडिकल की तालीम के अखराजात उठाने के लिए सख्त मेहनत की। जब उस माँ की सऊबतों के समर का वक्त करीब आ रहा था कि निमरा के साथ भी वही हो गया जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची जैसे शहर में कभी भी किसी की भी औलाद के साथ हो जाती। आलम यह रहा कि FIR नहीं काटी जा रही थी, पुलिस झूठ पर झूठ बोल रही थी, पुलिस मुकाबले का नाम दे रही थी, मुकाबले की जद में आ जाने का दावा करते हुए FIR भी कर दी थी। वज़ीर आला ने नोटिस लिया, एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त है, मुझे तफसीली रिपोर्ट चाहिए कि वाक़या किसकी गफलत से पेश आया। उस मजलूम माँ को उम्मीद हो चली नाजरीन कि बेटी ना सही उसके कातिलों को सज़ा तो मिलेगी, इंसाफ तो होगा, लेकिन पेटी भाई अपना काम दिखा गए। केस चला, पेशियाँ हुई, पुलिस की FIR पर फैसला आ गया। बारे जुर्म एक डकैत पर डालकर 27 साल कैद और 1,80,000 रुपये जुर्माना कर दिया। GIT रिपोर्ट पे पुलिस की गलती साबित हुई। चश्मदीद गवाहों ने पुलिस की गोली लगने का दावा किया। फैमिली ने फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया, लेकिन आज 2 साल गुजर जाने के बावजूद निमरा की मां अपनी FIR का फैसला सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ तारीखों पर तारीखें सुनती। निमरा खुद एक पुलिस एहलकार की बेटी थी। उस वक्त के IG सिंध कलीम इमाम ने निमरा के बाबा की पेंशन और GP फंड फौरी जारी करने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो भी वफा नहीं हो सका है। वज़ीर आला साहब, आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बड़ा ओहदा है आपके पास, बड़े बड़े काम हैं आपको, लेकिन इस शहर के आम लोग आपके किए हुए वादों पर आस लगाए बैठे होते हैं। ज़िमनी इंतखाब में लोग आपको पहले से भी ज़्यादा वोट दे रहे हैं। आप भी आवाम को कुछ ना सही इंसाफ ही दे दें, निमरा के मरहूम वालिद के बकाया जात दिलवा दें। गुजारिश है मेरी आपसे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। 2021 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बहुत चर्चे हैं। ऑपोजिशन बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून तो दावा कर रही है कि मुल्क भर से तहरीके इंसाफ को शिकस्त हो रही है। देखते हैं कि हक़ाइक़ क्या है। शुरुआत करते हैं नाज़रीन कराची की नशस्त PES 88 से 2018 में पीपल्स पार्टी ने ऐसे मैदान मारा था और 2021 में भी वही नतीजा सामने आया। अब ज़रा PES 43 सांगड़ और PES 52 में पीपल्स पार्टी ही थी और वही वापस आ गई। PB 20 पशीन को देखें तो यहाँ पर 2018 में भी JUI कामयाब हुई थी और 21 में भी रिजल्ट वही रहा। वज़ीराबाद PP 51 मुस्लिम लीग नून की थी और यहाँ भी मुस्लिम लीग नून की रही। कौमी असम्बली की नशस्त अगर आपको बताती हूँ तो यहाँ पर कोरा मैंने 45 पर 2018 में JUI थी और 21 में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल कर ली है, जो बड़ी कामयाबी है। NA 221 सांगड़ पर पीपल्स पार्टी जीती थी और वही 2021 में भी जीती। NA 75 डस्का, जिसका बहुत शोर है, 2018 में वहाँ से नून लीग जीती थी और 2021 में अब तक फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आए, लेकिन तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो वोटों का फ़र्क है वो कमोबेश 3,000 का है। जहाँ 2018 में मार्जिन 40,000 का था, यानी यहाँ भी तहरीक इंसाफ ने गेन ही किया है नाज़रीन। वाहिद नाकामी जो ज़िमनी इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को हुई है वो PK 63 है, जहाँ तहरीक इंसाफ की जगह नून लीग ने मैदान मारा है, जिसकी वजह परवेज़ खटक के भाई की नून लीगी उम्मीदवार को सपोर्ट बताया जा रहा है, जिस पर उनसे वजारत भी वापस ले लिया। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने अपनी एक सूबाई नशस्त खोई है, जहाँ वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कौमी असम्बली की नशस्त में इजाफा हासिल किया है, जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत भी थी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने सिंध में हर हल्के से पहले से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, इस पर उन्हें मुबारकबाद बनती है, मुबारकबाद देनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही सवाल भी करना होगा कि इसकी वजह वो क्या समझते हैं। सिंध में ऐसे कौन से काम हो गए हैं कि जिनकी वजह से वोट बैंक में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज़ भट्ट साहब को खुशामदीद कहूँगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आमिर लियाकत साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी। आमिर लियाकत साहब, ज़रा हिना परवेज़ से बात का आगाज़ कर लेते हैं इसलिए क्योंकि ये शोर मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुक्मरान जमात को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है वो बड़ी मुख्तलिफ है कि जहाँ पर नून लीग थी वहाँ पर नून लीग ही आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा इतना बड़ा डेंट किया, ऐसा इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है ना।
किरण, आई थिंक कि जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है उसने डस्का की एक छोटा सा आपको शो किया है, एक फ्लेवर कि जो इन लोगों ने बाय इलेक्शंस में करने की कोशिश की। जैसे 2018 में पीटीआई ने इलेक्शन को रिग किया और सेलेक्ट होके इमरान खान वजीर आजम हमारे पे मसलत किया गया। उसी तरह 2013 पे अगर आप पर भी डस्का ये के इल्जाम अंदर लगता था। इलेक्शन कमीशन, अगर आप इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज सिर्फ देख लें, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस में लिया है, और वो है कुछ 20 आरओज गायब हो गए। उन फॉर्म 45 पे जो 20 उन पोलिंग स्टेशंस के आए, उसमें अगर नॉर्मल वोटर परसेंटेज 30% है तो उन 20 पोलिंग स्टेशंस पे 88% है। फिर आपको पता है कि रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को कॉल कर रहे हैं, आईजी को कॉल कर रहे हैं, वो नहीं जो है अवेलेबल। फिर आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो आज एक वीडियो आई है जिसमें वो जी, जी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या पीटीआई का वर्कर लियाकत भुट्टा, है ना? जिसके पीछे एक स्क्रिप्ट चल रही है। है ना? सिर्फ ये बात कर रही हूँ आपको मैं सवाल का कि दूसरा इमरान मैं खान सवाल साहब का खुद दूसरा रुख कहते के दूसरे थे। अंदाज से कर लेती हूँ। ये देखिए, मरियम साहिबा कह रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुक्मरान जमात को शिकस्त हुई है। लेकिन चलें ठीक है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त नहीं थी, जो मुस्लिम लीग नून की नशिस्त थी, वो मुस्लिम लीग नून को ही मिली, बट वोट पहले से ज्यादा पड़ा है। इस बात को तो मानती है ना, पाकिस्तान तहरीक मैं इंसाफ को आपको ज्यादा वोट पड़ा है। देखे, इंतजामिया किसके कंट्रोल में है? पंजाब में हुकूमत किसकी है? यही मैं आपको पूरी बिल्ड कर रही हूँ कि इन लोगों ने, हुकूमत ने इंतजामिया इलेक्शन को कमीशन के यूज रोल की तो करके, तारीफ कर रही है ना पुलिस मरियम। को यूज करके इस इलेक्शन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। और फिर भी मुस्लिम लीग नून डस्का में, आज शिबली फराज साहब ने खुद ही कह दिया कि डस्का में तो पीएमएलएन जीती है। वजीराबाद में भी आपने देख लिया, और इनको नौशहरा में आप देख ले। तो जहां मैं आपको इमरान खान साहब खुद कहते थे, जहां हुकूमत हो उसकी इंतजामिया उसके अंडर होती है। तो मैं जी। आपसे ये सिर्फ क्वेश्चन करती सही। हूँ कि हाँ। अगर ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन ने खुद प्रेस रिलीज में बता दी, फायरिंग हुई, एसएचओ जाली वोट डालते हुए पकड़े ठीक। गए, पुलिस सही। लाठीचार्ज कर रही थी, हाँ। 3 से 4 घंटे जहां हाँ। फायरिंग हो रही थी वहां जी, इनके जी। कैंडिडेट खड़े हुए थे, हाँ। और वहां रेंजर्स और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। बट बेसिकली स्टिल इन्होंने पुलिस को मरियम यूज साहिबा कह किया, रही हैं इलेक्शन कमीशन के हमारे रोल की वोटर्स पे तारीफ कर रही हैं, लाठीचार्ज उनके की नहीं नजदीक बात ये नहीं। वाले जो इलेक्शंस हुए हैं वो 3 से सही 4 हुए हैं। घंटे, अब ठीक है 3 से ना? 4 आमिर घंटे लियाकत साहब का पोलिंग वर्जन ले स्टेशन लूं मैं इस इन्होंने पर? बंद किए। बिल्कुल ठीक है, आपकी पूरी नहीं, एक बात सुन ली मिनट। मैंने। अभी बिल्कुल, आपने मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। नहीं अब किरण, फिर एक मुझे बस कंप्लीट करने दे। जी। आपने कहा कि हमारी 3 से 4 हजार की लीड है, लेकिन मुझे बताएं कि वो जो 3 से 4 घंटे जो पोलिंग स्टेशंस बंद रहे, जहां फायरिंग हो रही थी, और मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और जब वो अंदर गए तो पोलिंग बूथ खाली था, उसका क्वेश्चन कहाँ आता है? और फिर मुझे बताएं, जो इन्होंने इतने अभी जाली इलेक्शन वोट कमीशन का फैसला 20 आना को है ना, गायब उस किए, पर तो देखते बाकी हैं कितने में उसका फिर इन्होंने क्या जाली वोट फैसला डाले आता है। अभी होंगे? तो आना है ना, इंतजार तो आप लोग कर रहे हैं ना उसका। आमिर लियाकत साहब से पूरी जो डिटेल थी, जिसका बड़ा शोर मच रहा था कि हुक्मरान जमात को शिकस्त हो गई है ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो कुछ और हैं। बट स्टिल वो तमाम सीटें जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी या मुस्लिम लीग नून की थी, इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ही मिलना, गो कि आप लोगों का वोट बैंक बढ़ा है। समझते हैं कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है हुकूमत, या लोगों के दिलों में उस तरह से जगह नहीं बना पाई है उन मकामात पर? कराची में बिलखुसूस कम वोट पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण। डस्का का चस्का तो मैं बाद में लूँगा, पहले मैं आपने जो शुरू में इब्तिदाइया पेश किया है उस पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसलिए देना चाहता हूँ कि ये कराची का एक ऐसा वाक़या था जिसने लोगों को दहला के रख दिया था, और न मेरा आज भी जो याद रखने वाले हैं उनको याद है, और उनके ज़की साहब का आज मुझे भी मैसेज आया था, और उनका भी ये कहना था कि 2 बरस बीत गए, किसी को याद नहीं रहा, लेकिन जिस तरह आपने याद दिलाया है और जिस तरह आपने उस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ पुलिस मुकाबले की जद में आकर, मैं शहीद ही कहूँगा, वो शहीद हो गई, और उसके बाद सिंध असेंबली एक करारदाद मंजूर करती है, उस पर भी अमल नहीं होता। फिर कोई जामे कराची की तरफ से कोई अवार्ड देने का ऐलान होता है, वो भी मंजूर नहीं हुआ। अब बहुत सारी चीज़ें हुई जिसका आपने जिक्र किया। बेशक आपने एक हसास दिल का इस वक्त सबूत दिया है, तो मैं आपको एज आ आपका भाई भी और कराची का एक शहरी भी हूँ, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब ये जो आपने सवाल मुझसे किया है जी, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन वो गुफ्तगू से पहले अगर बट खड़ाई खा लिया करें तो थोड़ी ताकत वाकत जानवान आ जाएगी और वो अच्छी तरह बात कर सकेंगी। अभी वो जो बातें कर रही हैं वो बेजान बातें हैं,
उनकी आमिर उनकी लियाकत उनकी साहब, दृष्टि को आप जान हफीज शेख को वोट उसकी दे वजह रहे ये हैं, कि आप बट कड़ाई की आप- फिक्र मैं बात है ना, करूंगा, है ना, आप आप कर लें। आपकी बात बड़े तहम्मुल से आप पूरी बात सुनिए। आप पहले बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, मैं मौका दूंगी आपको। आमिर साहब कंटिन्यू करें। असल में देखिए बात ये कि डस्का में तो खुद मरियम साहबा ने कह दिया है कि ये डस्का है, यहाँ धुंध है और यहाँ पर इमरान खान वोट चोरी करके पकड़ा गया है। मैं भी कहना चाहता हूँ ये धुंध में उन्होंने कैसे देखा, मुझे तो नज़र ही आना चाहिए था कि डस्का है या धुंध है और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कह रही है डस्का है, ये धुंध है, यहाँ धुंध है और यहाँ मैं इमरान खान को वोट चोरी करते हुए देख रही हूँ। देखिए पार्टी के वोट बढ़े हैं, अगर आप मजमूई तौर पर देखें, शिकस्त हुई भी है तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। और जहाँ पर शिकस्त हुई है वो आपस के इख्तलाफात से, खुद पार्टी ने कहा, हमारे वज़रा ने कहा कि आपस के इख्तलाफात की वजह से हम वो परवेज़ खटक साहब जहाँ पर दायरे की तकसीम हो गए थे, खुद खटक साहब भी तकसीम हो गए थे, हालांकि वो इतने कमज़ोर हैं, उन्हें तकसीम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी हो गए थे और उस वजह से हम वो नशिश हार गए। अब आप मुझे बाकी जितने भी PS88 से पीपल्स पार्टी का है, यानी 88 में जब बेनज़ीर साहब तशरीफ़ लाई थी तब से ये PS88 उनका है, वहाँ से वो नशे जीत लेते हैं। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि ये फ़ला ये हो गया फ़ला। हाँ, पार्टी जहाँ पर शिकस्त खाई है हम वहाँ पर आदाद व शुमार देखते हैं तो वोट बैंक हमें बढ़ा हुआ नजर आता है। इमरान खान की यहाँ पे मकबूलियत में बिलखुसूस डॉक्टर साहब जहाँ की हम बात कर रहे हैं वहाँ 16,000 वोट पड़ा था 2018 में आप लोगों को PS88 में, अब 4,000 वोट पड़ा है। जी हाँ, अब ज़िमनी इंतखाब है ना, देखिए इसको आप थोड़ा सा ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में भी देखिए कि ज़िमनी इंतखाब में वोट थोड़े कम हो जाते हैं। अब वोट उस तरह नहीं होते, यानी वोटर कम निकलता है। पीपल्स पार्टी के वोट भी कम हुए, पीपल्स पार्टी को इतने वोट नहीं मिले, एमकेएम के वोट कम हुए, एमकेएम को इतने वोट नहीं मिले, एमकेएम के साजिद अहमद साहब को इतने वोट नहीं मिले जो पहले मिले थे। तो अगर आप इस तरह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़िमनी इंतखाबात में थोड़े वोटर्स कम हो जाते हैं। अब रहेगी जहाँ हिना साहबा जो दावा कर रही थी या जो बातें कर रही हैं, देखिए उनकी पार्टी लीडरशिप जो है वो है इस वक्त नवाज शरीफ साहब हैं और मरियम नवाज साहब हैं, वो मतलब इस वक्त नायब सदर भी हैं। अगर मरियम साहबा ये कहती हैं कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है तो फिर हिना साहिबा को भी होना चाहिए, यानी अपने लीडर के साथ चलना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये सही किया है। अब जो अमला लापता हुआ या अमला नहीं आया, आप देखिए ना उनको मुअत्तल कर दिया है, उस पर तहकीकात हो रही है, रिजल्ट रोका हुआ है। तो जब तक नतीजा सामने ना आ जाए हम अपने तरफ से नतीजा कैसे जाहिर कर दें और कैसे बता दें और कैसे कह दें कि नहीं जी वहाँ तो धांधली हो गई, वहाँ तो फैला हो गया। इंतजार कीजिए, हो सकता है आप तो ऐसे कह रही हैं, हो सकता है आपका उम्मीदवार वहाँ जीता हुआ, हो सकता है हमारा उम्मीदवार जीता हो, अभी नतीजा तो आने दीजिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब आप लीडर के साथ चलने की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे याद आया एक बात, आपने अभी पिछले दिनों बल्कि समा टीवी के नया दिन शो में आपने कहा था कि हफीज शेख साहब को आप वोट नहीं देंगे और सर यहाँ दूसरी तरफ तो जहांगीर तरीन साहब को जहांगीर तरीन साहब को मैदान में उतार दिया है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, सुनिए ना मैं समझा रहा हूँ आपको, एक पार्लिमानी प्रैक्टिस होती है और एक लीडर के साथ चलना होता है। पार्लिमानी प्रैक्टिस ये कहती है कि सेनेट का वोट डालने के लिए रुकन बाइख्तियार होता है और उसकी नाअहली नहीं होती उस पर। आज जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने बात कह दी है, शायद आपने देखा, आप ही के चैनल पे चल रहा था कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब फरमा रहे हैं कि किसको वोट दे रुकन असेंबली, किसको ना दे, उससे उसकी नाअहली नहीं होती, वो पार्टी के साथ ही होता है। पार्टी पॉलिसी एक होती है, एक पार्टी पॉलिसी होती है, एक पार्टी लीडर होता है। पार्टी लीडर ये है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ है, मैं तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ, तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ, तहरीक इंसाफ का रुकन कौमी असेंबली हूँ। अगर पार्टी मफाद में कोई बड़ा फैसला होगा यानी जिसका मुल्क और कौम पर असर पड़ेगा, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। लेकिन एक शख्सी फैसले यानी किसी को वोट देना है किसी एक आदमी को, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, कोई बहुत बड़ा, हाँ अगर सेनेटर हफीज शेख बन जाते हैं, सेनेटर अगर लग जाते हैं उनके नाम के साथ, अब अगर वो बन जाते हैं और उसके बाद सेनेट का चेयरमैन भी हमारा उनकी वजह से आ रहा है, तो भाई मैं तो फिर ज़रूर साथ देता। लेकिन हमें पता है कि सेनेट के चेयरमैन के लिए हमारे पास वोट काफ़ी होंगे तो हम वोट दे सकते हैं, किसी एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ, मैं अपने लीडर के साथ ही हूँ, लीडर के साथ ही खड़ा रहूँगा, इसलिए मैं लीडर से बात नहीं कर रहा हूँ, छुपने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लीडर ने मुझे कह दिया तो फिर मेरी मुश्किल ट्वीट भी किया था जहांगीर तरीन साहब की जब पाने की बात हुई तो फिर आपने ट्वीट भी किया, तो आपसे अभी तक कोई राब्ता हुआ है उनका? नहीं, मैं राब्ता किया, मैं छुप रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में मैं छुप नहीं को, मैं बहुत छुपा हुआ हूँ। अब मैं बीमार हूँ समझ लें, मैं बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि खान साहब की बात में टाल नहीं सकता ये और डॉक्टर साहब फिर आप अगर जब पकड़े गए, क्योंकि छुप रहे हैं आप और फिर पकड़े गए, तो फिर ये फैसला आपका बदल जाएगा? देखिए मैं आप सही कह रही हैं, अब मैं पकड़ा जाऊंगा 3 मार्च के दिन, 3 मार्च में कौमी असेंबली में होऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। उस वक्त अगर ये पकड़ेंगे तो मैं कहूँगा अब तो देर हो गई पकड़ने में, मुजरिम यहाँ पहुंच चुका है, लिहाजा वोट हफीज शेख को नहीं देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फैसल वाडा साहब के हवाले से भी आपने हमारी चैनल पे कहा था कि कुछ भी हो जाए उनसे टिकट वापस नहीं लिया जाएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। देखिए ना, मैंने इसलिए कहा था उसकी वजह कि मुझे पता था कि ये लेकिन आपको बड़ा यकीन था। इसलिए कहूँगा किरण दोबारा मैं सुन नहीं सका, क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ आपको कि आपको इस बात का बड़ा यकीन था और ऐसे ही हुआ।
फैसल वाडा साहब से नहीं टिकट लिया गया वापस, हालांकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया उन पर। हाँ, देखिए इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि खान साहब ने दुनिया में 2 काम किए हैं, एक वादा किया है और एक वाडा किया है। तो इस वजह से उन्होंने कहा भी चलो वाडा को रहने देते हैं, उसको कहीं नहीं जाने देते। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे कि फैसल वाडा साहब को अपोजिशन तहरीक इंसाफ की एटीएम कहती है, सर ये तासुर दुरुस्त है कि उन पर मेहरबानियां पार्टी में भारी फंडिंग की वजह से है? डॉक्टर साहब देखिए फैसल वाडा एक बहुत अच्छे इंसान है और मेरे तो खैर दोस्त भी हैं। कभी कभी वो मेरे लिए भी कुछ कह जाते हैं, मैं तो कभी खामोशी रहता हूँ। उनकी खिदमात तो हैं और ख़िदमात ये कि उन्होंने ये जो शौकत खानम अस्पताल की तामीर में और उसकी फ़ंड रेजिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया इमरान इस्माइल ने, उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत मेहनती लोग हैं। ख़ास तौर पे इमरान इस्माइल ने तो उस वक्त से साथ दिया है जब ये तहरीक इंसाफ का उस वक्त इतना वजूद नहीं था, ये शौकत खानम की वजह से। लेकिन ये देखिए खिदमात अपनी जगह पर है। मेरा एतराज़ ये था और एतराज़ है और एतराज़ रहेगा कि कौमी असम्बली में वो मौसर हैं और कौमी असम्बली के वो रुकन हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ को हराया है और 900 वोटों से हराया है। अब वो हमारे लिए सीट मुश्किल पड़ जाएगी किरण। अभी कराची में अब ये सिचुएशन थोड़ी सी बदल चुकी है हमारे लिए। आपने अभी खुद भी आपने बताया है और आपने हमारे वोट भी पहले बताए और आपने ये भी बताया कि ज़िमनी इंतखाब है। अब ज़िमनी इंतखाब में वैसे वोट कम पड़ते हैं। हम बल्दिया की नशिस्त, मुझे डर है कि अगर हम बल्दिया की नशिस्त हार जाएंगे तो कौमी असम्बली की नशिस्त और चली जाएगी। तो फैसले ज़रा वसीतर मफाद में किए जाते हैं और बड़े कैनवस पर किए जाते हैं। देखकर आप सेनेट में तो चले जाएंगे, लेकिन सेनेट में जाने के बाद क्या फिर से आपके कागजात नामजदगी मिलाए नहीं जा सकते कि आपने कागजात नामजदगी कौमी असम्बली की जमा कराते वक्त आपने अपनी शहरियत समझ आ रहा है। डॉक्टर साहब आप जी बिल्कुल है ना, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर साहब मुझे आपकी बात से ये अंदाजा हो रहा है कि फैसल वाडा की सीट खतरे में पड़ जाएगी, तो फिर ये फैसला जी क्यों बल्दिया किया की गया है? नशीस खतरे, हम 900 वोटों से जीते थे ना आम इंतखाबात में। जब आम इंतखाबात में 900 वोटों से जीते थे तो आने वाले इंतखाबात में ये फासला कम और ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर उर्दू बोलने वाले इतने नहीं है, यानी मुहाजिरों की तादाद इतनी नहीं है जितनी दीगर। आपको पता है कराची कसीरुल जहती और कसीरुल नस्ली शहर है जहाँ पे सब प्यार से रहते हैं, सब मोहब्बत से रहते हैं। तो यहाँ एक बड़ा मसला हो जाएगा इस जगह पर। हाँ। तो यानी अब आप मुझे बताइए कि ये फैसला क्यों किया गया है? आपकी बात वैसे सुनकर मेरा एतराज़ यही तो है और मेरा एतराज़ ये भी है कि मैं बड़ा एक बारीक नुक्ता आपको बताऊं। मेरा एतराज़ ये भी है कि आपने कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त अपनी शहरियत छोड़ने की तारीख कुछ और दर्ज की, सेनेट की दाखिल करते वक्त शहरियत की तारीख कुछ और दर्ज की। अब ये क्या दोबारा मिलाई नहीं जाएगी? इलेक्शन कमीशन को दोबारा मिला भी तो सकता है, चेक भी तो कर सकता है। अच्छा फिर सादिक और अमीन नहीं रहेंगे तो मैं अभी भी कहता हूँ कि ये रहेंगे पर कौमी खुश हो रही असम्बली। होंगी आपकी बात सुन के, है ना, बड़ी खुश हो रही होंगी, है ना। ये आपके लिए तो बड़ा आसान करें। डॉक्टर साहब सारी बातें बता रहे हैं, कहाँ क्या हर्डल्स हो सकते हैं, सीट भी निकाल सकते हैं आप लोग तो। बिल्कुल आमिर लियाकत साहब ने खुद कह दिया कि डिसीजन जो है वो पार्टी के मफाद में नहीं है। बिल्कुल जो ड्यूल नेशनैलिटी नेशनल असेंबली की सीट पे मौजूद थी वो अब सेनेट पे भी होगी और आपको पता है जैसे हमारे दोस्त सेनेटर्स को ड्यूल नेशनैलिटी की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। तो मुझे तो लगता है फैसल वाडा को 50,000 रुपये दे के कोई एनआरओ की एक्सटेंशन दी गई, बल्कि ये चीज़ इनकी एंटी ही जाएगी पीटीआई के। लेकिन ये बात भी आमिर लियाकत साहब से जो आपने की कि एटीएम वाली, तो शायद जहांगीर तरीन साहब नाराज़ हैं, एक एटीएम नाराज़ हो गया है तो दूसरे एटीएम को इनको पार्टी मफाद में बनता है कि उसको सेनेट की टिकट दे। तो इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन है इनकी अपनी पार्टी का और इनको खुद स्टैंड लेना चाहिए। आमिर लियाकत टाइप जो हैं लोग वो स्टैंड ले पार्टी में कि ये पार्टी की मफाद के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ ऑनरेबल आमिर लियाकत साहब ने बात की कि हमें इलेक्शन कमीशन के डिसीजन का इंतज़ार करना चाहिए। मैं बिल्कुल ये बिलीव करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि प्रेस रिलीज़ के बाद फवाद चौधरी साहब की आप ट्विटर टाइमलाइन खोल लें, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि रिजल्ट्स दें प्रेस रिलीज के बाद। इसी तरह फिरदौस आशिक अवान साहिबा इलेक्शन कमीशन को कह रही थी रिजल्ट्स दे। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि इन जो मिनिस्टर्स हैं ना, आपको उनको भी कहें कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करें। और हम तो इलेक्शन कमीशन को यही कहते हैं कि हमें सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पे नहीं बल्कि पूरे के पूरे इलेक्शन, जैसे मैंने अभी बात की कि उन पोलिंग स्टेशंस पे जहां फायरिंग हो रही थी और लोग डर के भाग गए या 3 से 4 घंटे इलेक्शन रोका गया,
उधर भी दोबारा जो है ना पूरे ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। मैंने आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम ये सेनेट वाला मामला छेड़ चुके हैं, तो डॉक्टर साहब से मुझे 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। प्लीज आप जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आती हूं दोबारा आपके पास। एक बात पे बस मैं ऐड करना चाहूंगी किरण, कि इन्होंने बात की कि पीटीआई की जो हार है वो इनकी इंटरनल रिफ्ट्स की वजह से है, और आप खुद देख लें कि अभी आप लियाकत खटक वाली बात भी कर रही थी कि इनके अपने मिनिस्टर्स जो हैं वो इनके बकौल पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। वो एक तो रियलिटी होएगी, लेकिन रियलिटी है कि इनकी पार्टी जो है वो महंगाई इतनी ज्यादा है। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, मैं आती हूँ। और पंजाब मुझे ये कहिएगा कि अब्दुल शुक्र ऐलान कर चुके हैं कि अगर फैसल वाडा साहब से सेनेट का ऐलान नहीं कर चुके, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। आपसे राब्ता हुआ है उनका कोई? जी हम आज दोनों हम साथ थे कौमी असेंबली में, और आज का दिन हमारा बड़ा मायूस गुजरा है, क्योंकि हम 2 मसलों पर बात करना चाहते थे। एक तो आपने की अभी, आप जिसे मैंने आपको मुबारकबाद इसलिए दी कि आपने आज कराची का हक अदा किया। हम लोग नमरा पे बात करना चाहते थे, तो हमें नहीं बात करने दी, और हम हलीम आदिल शेख पे बात करना चाहते थे, हमें स्पीकर साहब ने बात नहीं करने दी। तो वहाँ पर मेरी उनसे बात हुई थी शकूर शाह साहब से। असल में लोग सब जमा हो रहे हैं 24 को गालिबन नजीब हारून साहब के घर पे, और नजीब हारून साहब का घर बनी गाला पे ही है, और वहाँ जमा हो रहे हैं, और दावत सबकी की गई है, और वहाँ हफीज़ शेख साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि हफीज़ शेख साहब आ रहे हैं, आप भी आ जाएं। मैंने कोई क्या वलीउल्लाह आ रहे हैं क्या, कोई बहुत बड़े कोई बहुत पीर आ रहे हैं, कोई बुजुर्ग आ रहे हैं जो मैं आ जाऊँ? आ रहे हैं तो आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आके ज़रा मुलाकात, मैं मुलाकात नहीं करना चाहता, ना मुझे ज़रूरत है, मैं उनसे मिल चुका हूँ। तो शकूर शाह साहब से बात हुई तो कह रहे थे कि जी मैं जब हमारा एक मौक़िफ़ है बड़ा सॉलिड है, और वो ये है कि वो पार्टी में पहले शामिल हों, पार्टी का हिस्सा बने पहले। ये क्या बात हुई कि पहले वज़ीर बने, अब वो पार्टी का हिस्सा बनने शायद बने, और फिर सेनेटर बन जाएंगे। भाई पहले आदमी पार्टी का हिस्सा बनता है। मैंने पहले पार्टी ज्वाइन की, पार्टी ज्वाइन करने के 4 महीने बाद मैं अपने टिकट के लिए लड़ा कि मुझे यहाँ से टिकट दें। मुझे नहीं दे रहे थे, आपको याद होगा किरण, मुझे टिकट यहाँ से नहीं दे रहे थे 245 से, या मुझे मेरी मुश्किल से मिला, और मैंने यहाँ से जीत के दिखाया 25,000 वोटों से, 25,000 वोटों के फर्क के साथ। अब मैं कहता हूँ कि पहले आप पार्टी में आए भाई, पहले आप मफलर पहने, पहले आप तहरीक इंसाफ का झंडा उठाएं, उसके बाद आपको टिकट मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप तहरीक इंसाफ में है नहीं और आपको टिकट मिल? अच्छा डॉक्टर साहब, आपके जो जहाँ आप स्टैंड लेते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पर, आपके मौक़िफ़ को लेकर तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाएं जो आपके बारे में कुछ डिफरेंट डायरेक्ट रखते हैं। डॉक्टर साहब मैं सुनवाती हूँ आपको, जरा सुनिए, फिर इस पर कमेंट कीजिएगा। मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, मैं हफीज़ शेख को वोट देता हूँ, मैं हफीज़ शेख को वोट देता हूँ। आमिर लियाकत साहब जो है, हर ऐसे मौके के ऊपर जब कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आती है ना कोई अपनी डेट इनकी कोशिश बनानी होती है, ये उनकी आदत है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। भाई जब लीडरशिप ने फैसला कर लिया, क़यादत ने फैसला कर लिया, पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला कर लिया, तो भाई उसको एक्सेप्ट करो। आमिर लियाकत भी जो है वो भी वोट डालेंगे, जमा खातिर रखें, आखिर में उन्होंने वोट उधर ही डालना है जहाँ पार्टी के कैंडिडेट होंगे। आमिर लियाकत साहब को मेरी जमात में है, मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगी कि जमात के डिसिप्लिन को फॉलो करें, और आप खुद ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। आमिर भाई को 100 खून माफ है, उनको हम सीरियस इन लेते। डॉक्टर साहब मैंने राय सुनवाई है आपको, तमाम लोगों की, आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा और साथ साथ सवाल भी ले लें। पीटीआई हुक्मरान जमात है सर, लेकिन टिकट्स पर इस कदर एतराज़ात तो किसी सियासी जमात में नहीं हुए। डॉक्टर साहब उस पर भी कमेंट कर दें। देखिए पहली बात तो ये कि माशाल्लाह जितने लोगों की आपने बातें सुनाई, उनमें असद उमर के अलावा बाकी सारे लोग गैर ज़रूरी लोग हैं। उनमें से जैसे जितने लोग हैं, मैं किसी भी तबसरा नहीं करना चाहता, खातून जो आखिर में आई थी उनको तो शेर भी सही पढ़ना नहीं आता, मैं उनको करेक्शन कर देता हूँ। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। जब शेर पढ़ना नहीं आता तो एक तो अल्लामा इकबाल के शहर में कैसे रहती है, मैं बड़ा हैरान हूँ। अल्लामा इकबाल की रूह कितने तड़पती होगी वहाँ पर कि ये जो मैं तो शायर था और ये खातून यहाँ रहती हैं, तो ये बड़ा अफसोस करते होंगे। और अल्लामा इकबाल की मुझे ठक ठक की आवाज़ें भी आ रही हैं कब्र में करवट लेने की। बाकी जितने लोग हैं अब वो सारे लोग गैर ज़रूरी हैं। एक साहब जिन्होंने कहा मैं उनको संजीदा नहीं लेता, उनको जिन्होंने संजीदा लिया हुआ है वो आप जानती हैं कि संजीदा लिया हुआ है, तो मुझे ही नहीं पता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी राय की कोई अहमियत है जब भी एक साहब ज़रूर इसमें बोले, जिनमें असद उमर साहब हैं, और वो आज मेरे साथ खड़े हुए भी थे कौमी असेंबली में। उन्होंने मुझसे कहा भी कि ये आपका पार्टी मौक़िफ़ ये मौक़िफ़ आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्हें पार्टी के अंदर होना चाहिए। तब मैं ये बात कहूँगा, ये असद उमर साहब ने आज कही। तो जो सीरियस लोग हैं वो बात को सीरियस लेते हैं, जो नॉन सीरियस हैं वो नहीं लेते। सही, अच्छा है ना। मैं ज़रा आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ, फिर आपका कमेंट लूँगी, ये ज़रा सुनिएगा। बातें हमारे पास आई हैं, हम ढूंढ रहे हैं, कोई वीडियो भी मिल जाए कि सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में वहाँ पर लोग आए जो प्रिजाइडिंग अफसर को भी और वोट के थैले भी उठा कर ले गए। तो
वहाँ पर जो लोगों का जो कमेंट था वो यही था कि ये ज़मीनी मखलूक नहीं थी, तो मैंने वही बयान कर दिया। जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल, ये ज़मीनी मखलूक नहीं थी। जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है ना। सिचुएशन ये है आपके सामने। मरियम साहिबा एस्टैब्लिशमेंट को जानिबदार करार देती हैं। खाकान साहब ने आज ही फिर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी को एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल लगती है। क्या पीडीएम एक पेज पर है? किरण, जो शाहिद खाकान अब्बासी जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और प्लीज़ मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ वो चलाना। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अपना बयान है, और उसने ये कहा है कि मुझे सिविल कपड़ों में कुछ लोग कह रहे थे कि आपने इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में नहीं जाना, गिलानी साहब को गलत लग रहा है, डिफरेंट गाड़ी में जाना है। तो आप बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को चाहिए इसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करें, और प्लीज आप एक तरफ हो जाए ना, है ना। गिलानी साहब गलत हैं, कह दें। रिजल्ट सामने लाएं कि कौन मुलव्विस है। मैं तो शुरू में यही बात कर रही हूँ कि वी शुड वेट इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी का कि मुलव्विस कौन है। और यूसुफ रज़ा गिलानी एक बड़े सीनियर सियासतदान है, और उनकी बात में ज़रूर कोई वज़न होएगा, और उनकी वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आपको पता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत चीज़ें देखी हैं। तो लेट्स सी कि अगर एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल गैर जानिबदार है या न्यूट्रल है, तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। हम तो सेलिब्रेट करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में शामिल आमिर लियाकत साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। वफाकी वजीर अली जैदी साहब भी मुझे प्रोग्राम में अब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, दिखाती हूँ आपको, फिर आगाज़ करते हैं। पार्टी के बदमाशों ने फायरिंग कराई है, फायरिंग की गई है, हमला किया गया है, और ये बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर गोलियां लगी हुई हैं। काला नाग मेरे कमरे में छोड़ा गया। मुराद अली शाह ने बिलावल के कहने पे मुझे मरवाने की इस काले नाग से साजिश की है। अगर उनकी टांग वांग खुदा न खास्ता ये जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं उनके हवाले से, जख्मी होते, पेन में होते, तो एम्बुलेंस में बैठ कर सिंधी टोपी पहन के मुस्कुराते हुए नहीं जाते। पानी हद से गुजर गया। मैंने वज़ीर आज़म को खत लिखा है, और इस मामले पर मैंने सिफारिश की है कि फौरी तौर से आईजी सिंध को तब्दील किया जाए। वो आईजी सिंध ला कर बिठाएं जो किसी की हुक्म मजूरी ना करे। कराची के हल्के नाजरीन, PS 88 के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिंध के अपोजिशन लीडर को पुलिस ने यही कहकर हिरासत में लिया कि उन्हें हल्के से निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, और फिर अचानक उन पर 6 मुकदमात दर्ज हो गए, जिनमें जलाओ घेराव था, पुलिस मुकाबले जैसे मुकदमात शामिल थे, जिनका कहीं कोई वजूद नहीं मिलता। और कमाल बात यह है कि SSP मलिर ने स्पीकर सिंध असेंबली को खत लिखा जिसमें बताया कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। अब ये मुकदमात गिडाप और मेमनगोट थाने में दर्ज हैं, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यानी किसी भी तरह हो, बस मकसद हलीम आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी थी। उन्हें केसेस में ATC जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया, जहां पर पहले हलीम आदिल शेख साहब ने अदालत को बताया कि उनके कमरे में सांप छोड़ा गया। जेल के अंदर हलीम आदिल शेख पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने उन पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इसका नोटिस ले चुके हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब दावा कर रहे हैं कि हलीम आदिल अगर ज़ख्मी होते तो एम्बुलेंस में मुस्कुराते हुए ना जाते। इस पर बात करने के लिए अली ज़ैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब आपका। सर, हलीम आदिल साहब की गिरफ्तारी पर गवर्नर सिंध ने IG तब्दील करने की दरख्वास्त की है। सर, एक्शन लिया जाएगा? क्या फैसला है हुकूमत ने किया है? सर देखिए, मैंने भी ये बात आज की है, पब्लिकली की है, कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रब्ता भी किया, और मैंने उनको कहा कि जी IG, मैं तो समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बदले, और हर वो अफसर जो इनकी करप्शन में इनको मदद करते आया या इन्वॉल्व है, वो आप देखें, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा पे पहुँच गए। मैं आपको कुछ साल डेढ़ पुराना एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में 1.25 साल पुराना। हमारे एक MP हैं, उनका नाम है रमज़ान घांची, लियारी से हमारे MP हैं, वो इलेक्टेड अभी भी MP हैं। एक पीपल्स पार्टी के काउंसलर ने किसी पानी वानी के ऊपर उनके पाँव में गोली मारी,
ही वाज शॉट, गोली लगी, जान बची उनकी, अस्पताल में रहे, साल डेढ़ लंगड़ाते रहे वो, अल्लाह अल्लाह करके ठीक। आज तक वो बंदा 1 घंटा नहीं 15 मिनट के लिए भी थाने नहीं गया होगा। तो ये अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है कि ऑपोजिशन लीडर को उठा के आपने जेल में बंद किया हुआ है, तो और क्या होती है? तो हम अगर ये, हम तो ये काम ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे कानून अपना चले, बस जो कोर्ट्स करते हैं, जो इदारे करते हैं वो इंडिपेंडेंट हो। यहाँ तो इदारे इंडिपेंडेंट है नहीं। दुनिया की सारी चोरी आपको सिंध में मिलेगी, हर काम जो गलत है वो आपको सिंध में मिलेगा। कमाल ये है कि उज़ैर बलोच हर केस, हर हफ्ते केसेस में एक्विट हो रहा है क्योंकि प्रोसिक्यूशन नहीं है, लेकिन हलीम आदिल शेख बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मतलब मैं क्या अब इसका जवाब दूं? पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। जी सर, हलीम आदिल शेख पर जलाओ, घेराव और पुलिस मुकाबले के मुकदमात दर्ज किए हैं। आईजी साहब से वजाहत तलब की वज़ीर आज़म साहब ने? मुझे मेरे ख्याल में आज वज़ीर आज़म साहब कहीं पेशावर गए हुए थे, कल वो श्रीलंका जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जाने से पहले कोई ना कोई एक्शन होगा। मैं दिस इज़ व्हाट आई फील। मेरी आज बात नहीं हुई, गवर्नर साहब का रब्ता हुआ था, मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन मैं आई विल, हम तो स्टैंड लेंगे इसके ऊपर बहुत सीरियस, सारे सिंध के MNAs। सही। अच्छा सर, PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात सामने आते रहे, MPA भी जो है, देखें अंदरूनी इख्तिलाफात, देखें हम जमहूरी जमात हैं, अंदरूनी इख्तिलाफात क्या होते हैं? मेरा और कई दफ़ा डिसएग्रीमेंट होती है, बहुत चीज़ों पे होती है, कैबिनेट में भी होती है। ये असल में पाकिस्तान के अंदर ना ये कल्चर है नहीं, क्योंकि यहाँ कल्चर था बादशाहियत का कि जो नवाज शरीफ ने कह दिया या जो जरदारी ने कह दिया वो बात हतमी फैसला हो गया जनाब। हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर कभी भी नहीं था। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी डिबेट को इनकरेज करते थे और कहते थे कि अपने अपने राय का इजहार डेटा और फैक्ट के साथ खुल के करो। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वो बिल्कुल ये कहते हैं कि जी टोटल डेमोक्रेटिक सेटअप है कि अपनी राय का इजहार करो और जो करता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन अली साहब, इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से ज़िमनी इंतखाबात हारे हैं ना आप लोग। नौशेरा की सीट सर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कोई बात नहीं, ओहो देखें, मैं आपकी बात से कहीं एग्री करता हूँ कि जो डिसेंट होती है ना विद इन, माने कि जो डिसएग्रीमेंट होती है, डिसेंट नहीं, डिसएग्रीमेंट जो होती है वो कभी पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, और कभी भी वो जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ा कॉज है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी बहुत दफ़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है अपने दोस्तों से, साथियों से, ऊपर के सीनियर से भी, जूनियर से भी, लेकिन कभी पब्लिक में नहीं आने देते, हम अंदर अंदर वो करते हैं, और ये हेल्दी डिबेट होती है। मियाँ बीवी का घर पे झगड़ा होता है, बाजार में नहीं जाता, घर के अंदर रहता है, डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, एंड वी मूव फॉरवर्ड। ये तो बड़ा एक हेल्दी डिबेट होती है, ये तो हेल्दी साइन है। यस सर तो कहीं भी नहीं होता दुनिया में। असल में यहाँ पे लोगों को आदत नहीं है इसकी, तो ये इसके ऊपर हम पूरी एक मेरे ख्याल में कोर कमेटी का जो अगला इजलास होगा उसके ऊपर एक बड़ी डिबेट होगी कि ये जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, फेवर में, नहीं फेवर में, अलग, लेकिन इररिस्पेक्टिव, इससे एक चीज तो साबित हो गई ना जी कि हम इलेक्शन में धांधली नहीं कर रहे हुकूमत में बैठ के। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि हम तमाम MNAs जो हैं सिंध के वो इस पर स्टैंड लेंगे, हमारी है हलीम आदिल शेख साहब वाले मामले पर। तो फिर कल से क्या सर धरने देने जा रहे हैं आप लोग? तहरीक इंसाफ धरने देने जा रही है? नहीं, हालिम कल मेरे ख्याल में, ख्याल नहीं, मुझे पता है कि कल कराची के अंदर प्रेस क्लब के आगे बहुत बड़ा धरना होगा, क्योंकि सारी पार्टी के, क्योंकि असेंबली का सेशन चल रहा है, नेशनल असेंबली का, तो MNAs यहाँ हैं, लेकिन हमारे सारे MPs और सारे जितने भी, काफ़ी बड़ा एक इंशाल्लाह वहाँ शो होगा। लेकिन स्टैंड एक तो हलीम आदिल शेख के ऊपर साथ, हम तो ओवरऑल हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है। देखिए कोई भी पार्टी की, हलीम आदिल तो अपोजिशन लीडर है ना, तो मीडिया के ऊपर चल रहा है, और हर जगह एक जो नीचे वर्कर्स के साथ हो रहा है, जो धमकी होनी, वो तो नहीं चल रहा, वो तो पता चलेगा बाद में। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बड़ा ये जमहूरियत पसंद लोग अपने आप को बनते हैं जी, हम बड़ी कुछ अली साहब, डिटेल्स हैं आपके पास? कितने वर्कर्स हैं आपके जो उठाए हुए हैं सर? जी उस दिन पिछले 2-3 दिन पहले रात को घरों पे छापे मार के लोगों को उठाया, फिर उनको छोड़ दिया। हरासमेंट तो कर रहे हैं ना, हमारे MPs कह रहे हैं कि जी उनकी, देखिए कराची ऐसा ही ठीक हो रहा है ना, मतलब कराची वंस अपॉन अ टाइम बड़ा ख़तरनाक एक शहर था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये कराची बहुत अब काफ़ी बेहतरी की तरफ चला गया। क्राइम फ्री नहीं हो गया, लेकिन रिड्यूस्ड
मतलब इस तरह नहीं है जैसे पहले था। लेकिन जो एमपीएस जो पोजीशन लेते हैं, जो उनका आप अगर उन्होंने किसी ने पुलिस रिक्वेस्ट की हुई है कि जी एक आध पुलिस वाला मुझे दे दें, वो सारे उन्होंने वापस लेनी है सिंध हुकूमत ने। सही। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एमपीएस सारे हैं, एमएनए सारे हैं, वो इसके ऊपर जरूर स्टैंड लेंगे कि आईजी को तब्दील किया जाए, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी अगर वो नहीं डिलीवर कर सकते उनको भी किया जाए, और बाकी होम सेक्रेटरी किधर है? माने जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसके ऊपर वो नैब का प्ली बार्गेन करके बैठा हुआ है, हद है वैसे। सर मुझे ये बताइएगा अलीजादी साहब, तो इस तरह सिंध में ज़िमनी इंतखाबात, सर यहाँ शिकस्त, साहब क्या कहते हैं? सर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त बिलखुसूस सर कराची में बहुत ही कम वोट मिले हैं तहरीक इंसाफ को। अलीजादी साहब इसकी वजह क्या थी? क्या सही उम्मीदवार चूज नहीं किया गया था या कोई और वजह? सर देखें, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। मलीर की जो हमारी पार्टी थी वो ज़रा ज़्यादा खुश नहीं थी पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले से। मेरे ख्याल में जहाँ गलतियाँ तस्लीम होनी चाहिए। जानशेर जुने जो अच्छा आदमी है, मैंने तो उसकी कभी बुराई नहीं सुनी, लेकिन जब लोकल बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती ना, माने लोकल तंजीम इन्वॉल्व नहीं होती, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। आई थिंक इससे सीखेंगे, अगली दफ़ा और बेहतर करेंगे। मैं इलेक्शन के बाद से क्योंकि तंजीमी मामला से काफ़ी दूर हो गया हूँ, क्योंकि ये वजारत का प्रेशर बड़ा होता है, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में जो गलतियाँ उससे इंसान, यानी PS 88 में शिकस्त की वजह भी तंजीमी इख्तिलाफात ही हैं ज़ैदी साहब? मतलब उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो इख्तलाफ तो किया था वहाँ की तंजीम ने, उसमें छुपी ढकी बात तो नहीं है। मैं बोलूँ नहीं जी नहीं किया था, उनका एक राइट था, उन्होंने इख्तलाफ किया। मैं समझता था कि जब एक दफ़ा फैसला हो गया था तो उनको। सर अब एक और इख्तलाफ हफीज शेख साहब पर भी आ रहा है सर, उन्होंने नहीं किया। आमिर लियाकत साहब भी वोट नहीं देंगे, शकूर शाद साहब भी वोट नहीं देंगे। सर उनको राजी कैसे करेंगे आप लोग? अभी आपसे पहले आमिर लियाकत साहब भी थे प्रोग्राम में, और जो कराची में जो मीटिंग होने जा रही है गालिबन नजीब हारून साहब के घर पर, वहाँ भी वो शिरकत नहीं करेंगे दोनों। आमिर भाई को मैं बहुत प्यार से मोहब्बत से समझा लूँगा, और शकूर भाई को भी मैं प्यार और मोहब्बत से समझा लूँगा। सर वो कह रहे हैं कि अब वो किसी को नहीं मिलेंगे, वो भाग रहे हैं, वो 3 मार्च में मिलेंगे। अब उनके जो इख्तलाफात हैं, उनके जो भी उनके कंसर्न्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एड्रेस कर लूँ। अगर नहीं हो सके तो प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे, वो एड्रेस कर लें, लेकिन प्यार से बात कर लेंगे। वोट सारे पीटीआई। हफीज शेख साहब को पहले पार्टी पे शमूलियत इख्तियार करने का कहेंगे, शमूलियत दिलवाएंगे उनको। किसको? हफीज शेख साहब को यही मुतालबा है ना आमिर लियाकत साहब का, यही एतराज है उनका। गवर्नमेंट का हिस्सा है, पीटीआई की गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। पीटीआई में शमूलियत हो गई है तो अच्छा जी, उनकी शमूलियत करा देंगे पार्टी में। जरा मुझे बता दें कि बाकी जितने लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा पार्टी का फॉर्म भरा है? पार्टी में शमूलियत हो गई है। मैं 1999 से पार्टी में हूँ, अब आप बोले मेरी भी शमूलियत करवा दें पार्टी में जरा। चले आमिर लियाकत साहब को ये फौरन खबर पहुंचाइए, अलीजादी साहब कह रहे हैं कि पार्टी में शमूलियत करवा देंगे हफीज शेख साहब। सॉरी, आमिर लियाकत नहीं, डॉक्टर आमिर लियाकत भाई है मेरे, और मैं प्यार से उनके साथ बात कर लूँगा। वो आमिर लियाकत ये ना, आमिर लियाकत के साथ क्योंकि उनकी नॉलेज इतनी है कि उनके साथ डिस्कशन करना मुश्किल होता है, बिकॉज उनके पास वो बड़ा हर तरफ से कवर करके चलते हैं, उनको मालूमात बहुत होती है। लेकिन मैं उनको प्यार से समझा लूँगा, मेरी बात कभी उन्होंने आज तक टाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अच्छा ज़ैद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर सवाल करना चाह रही हूँ आपसे कि GDA रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान सर असद उमर साहब ने कहा कि MQM में एक सरवर है नहीं, इसलिए मसले होते हैं। सर क्या MQM की नीयत पर शक है हुकूमत को कि सेनेट इलेक्शन में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बिल्कुल बरक्स। मैं आपसे कहा ना, वो तो जमहूरियत की निशानी है। अगर असद उमर ने ये कहा तो पॉजिटिव साइन है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि MQM तो वो जमात थी, MQM अल्ताफ हुसैन के अंडर वो जमात थी जहाँ पे सवाल करना अलाउड नहीं था। अब अगर आज लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं और एक दूसरे की बात से इज़हार राय कर रहे हैं, इख्तलाफ भी अंदर कर रहे हैं और अपोज भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो बड़ा सुन के खुशी हुई कि ये बड़ी जमहूरी बात है। अच्छा देखिए, इख्तिलाफ राय को प्लीज, इख्तिलाफ राय को इनकरेज करते हैं,
डिस्करेज नहीं करते। ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वो यहाँ वहाँ पे हो रहा है। अच्छा जैद साहब, कहा जा रहा है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के मतलब है ताल्लुकात मुशावरत मरियम से नवाज फैसला को होगा। बाहर भेजने से रोकने पर खराब हुए हैं, ऐसा है सर? हुकूमत की किससे ताल्लुकात? सर मरियम एस्टैब्लिशमेंट नवाज को कहाँ जाना है? जेल जाना चाहिए वापस। तो असल में तो कोई इख्तलाफ हमारे किसी से कोई खराबी नहीं है। मरियम नवाज को मेरी नज़र में तो बेल कैंसिल करके जेल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं, जो हरकतें वो कर रही हैं, सच और झूठ बोले जा रही हैं, सच कम झूठ ज़्यादा बोले जा रही हैं, वो आई थिंक शी शुड बी बैक बिहाइंड बार्स। अच्छा सर, उनको होना चाहिए था बेल के ऊपर बाहर निकल के तमाशा लगाया हुआ। अलीज़ैद साहब, सर लास्ट में ये ऑन अ लाइटर नोट जुल्फी बुखारी साहब ने कहा है कि कल गवादर में आपने बड़ा बुरा क्रिकेट खेला है। मैंने बहुत बुरा खेला, जल्दी आउट हो गया, लेकिन विकेट ली थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलीज़ैद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। कल नाजरीन कराची में इंतहाई खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें 20 साल से कम उम्र के 4 दोस्त जो साथ खाना खाने निकले थे खुद लुक़मा अजल बन गए। पुलिस ऐसा बता रही है कि यूनिवर्सिटी रोड पर कार के सामने एक मोटरसाइकिल आ गई, जिसे बचाते हुए ये तेज़ रफ्तार गाड़ी पेडेस्ट्रियन ब्रिज से टकरा कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जो फुटेजेस सामने आई हैं वो इंतहाई हौलनाक है। पूरी गाड़ी मलबे का ढेर बनी हुई है और जिस मोटरसाइकिल को बचाते हुए ये हादसा हुआ वो खुद वहाँ से फ़रार हो गया। ज़रूरी नहीं है कि 100% गलती उस मोटरसाइकिल सवार की हो। अगर कार वाला 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हो तो गलती उसकी भी हो सकती है। और तस्वीर से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे एयर बैग्स भी नहीं थे, या अगर सामने की तरफ हो भी तो गालिबन पिछली तरफ नहीं थे। कई फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आदाद व शुमार आपको बताऊँ तो कराची के कुल ट्रैफिक का 70%, और से सुनिएगा 70% मोटरसाइकिल सवारों पर मुश्तमिल है और 80% हादसात में बाइक सवार इन्वॉल्व होते हैं। 2019 में 375, 2018 में 390, 2017 में 163 अफराद हादसात में जाबाक हुए हैं, जिनमें 80% मरने वाले जो थे वो मोटरसाइकिल सवार ही थे। अब गुज़िश्ता साल सिर्फ आखिरी 6 महीनों में 122 अफराद जाबाक हुए हैं, जिनमें 80% मोटरसाइकिल सवार। अब गुज़िश्ता साल अक्टूबर तो इस लिहाज से बहुत ही खून रेस था। सिर्फ इस एक महीने में 21 मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक हादसात में जान से गए। सैकड़ों बाइक सवार खुद भी अपने प्यारों को रोता छोड़कर चले जाते हैं, कई बार दूसरों के घर भी उजाड़ देते हैं। मैं गई हूँ बाहर, मैंने लोगों से बात की, पूछा इसकी वजह अब जानने की कोशिश की। जो बाइक सवार हैं वो खुद ब्लेम भी करते हैं, लेकिन वजह शायद किसी को इस तरह से मालूम नहीं है कि करते क्यों है। सुनिए ज़रा लोगों की बातें। सर, इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड इंजरीज लोगों को हो जाती हैं, जानें चली जाती हैं लोगों की, उसके बावजूद भी मोटरसाइकिल वाले समझ नहीं रहे होते, ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, बुरे तरीके से गाड़ियां भगा रहे होते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों सर? ट्रैफिक कवानीन तो लोगों को पता होते हैं, लेकिन असल में कवानीन पे यहाँ पे पाबंदी कौन करता है? ये पाकिस्तान है, सिग्नल बंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम लोग खड़े होते हैं सिग्नल के ऊपर, वो सिग्नल क्रॉस करके निकल जाते हैं। निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है। कम उम्र बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, अब नया जवान होते हैं, नई जोश चढ़ता है उन लोगों को, भगाते हैं रोडों के ऊपर, उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं, इससे फिर अपना नुकसान भी करते हैं, दूसरे का नुकसान भी करते हैं। जनरेशन हमारी समझ नहीं रही होती, मोटरसाइकिल उसी तरह से भाग रही होती है। अभी भी सड़क पे आप देखें, जो लेन नहीं है उस लेन पर गाड़ी चला रहे होते हैं। क्या वजह है? मोटरसाइकिल सवार जो भी होता है वो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल करता ही नहीं है कि उसके अलावा भी कोई और सड़क पे चीज़ें चल रही हैं, गाड़ियाँ हैं, चिंची रिक्शे हैं, बसेस हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी में मोटरसाइकिल वाले ही होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हर मोटरसाइकिल वाला सबसे लेफ़्ट पे
जगह देखता है और निकलता चला जाता है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि लेफ़्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सलमान ज़ुबैर प्रोफेसर जामिया कराची रिसर्चर हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। इसके साथ साथ आसफ रज़ाक साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले ज़ुबैरी साहब मुझे बताएं, कराची के हादसात में सबसे ज़्यादा बाइक सवार जान से गए, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर? बेसिकली देखिए, कराची में सबसे ज़्यादा जो बाइक राइडर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर हम रोड यूज़र्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जो रोड यूज़र हैं वो हैं ही बाइक राइडर्स। हमारे यहाँ जो एक अमूमी तबका है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जो अफोर्ड ही मोटर बाइक टू व्हीलर कर सकता है। तो ये तो उनकी मजबूरी भी है। फिर इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल रोड का यूजेज देखें, वो बहुत केयरलेस यूजेज होता है। हम रोड सेफ्टी को, चाहे वो कोई भी रोड यूज़र है, पेडेस्ट्रियंस हैं, बाइक राइडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कोई एक भी अगर आपको देखें, हम तबीयतन रोड सेफ्टी को बहुत लाइटर लेते हैं। इसकी वजह से जब रोड पे हम आते हैं तो या तो कभी खुद हादसे का शिकार होते हैं या हमारी वजह से कोई दूसरा शख्स हादसे का शिकार होता है। तो जनरली अगर देखा जाए, हमारा मिजाज ही नहीं है रोड सेफ्टी को रोड सेफ्टी मेजर्स को सीरियस लेना। इसकी वजह से जो हादसात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और सर, जितने लोगों से मैंने बात की है सड़क पर, उनमें से शायद 1% मुझे मिला हो जिसने रूल्स को फॉलो किया हो, जिसने हेलमेट लगाया हो। साबिक एसएसपी ट्रैफिक पुलिस हैं आसिफ रज़ाक साहब। सर, कई बार मैंने देखा है हुकूमत हेलमेट को लाजमी करार देने की स्कीम शुरू करती है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ही ये तो ट्रैफिक पुलिस की कमाई का एक हथियार बन जाता है। जहां मोटरसाइकिल सवार रूल्स को फॉलो करते हुए ना दिखा, पकड़ा उसको 100-200 रुपए में बात बढ़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। सर, मेन शाहराहों पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ये रिश्वतखोरी है, इस तरह की चीज़ों को पकड़ना बड़ा आसान हो गया है, ऐसे एहलकारों को पकड़ना आसान हो गया, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं आती इसमें सर। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं कि 100-200 में बात खत्म हो जाती है, क्योंकि आजकल जो चालान है वो ई सिस्टम चालान है, और जैसे ही तो चालान होता है उसी वक्त उसको जो रिसेप्टर्स के हाथ में दे दी जाती है। अब मैं इसका जो है समझता हूँ, उसकी वजह ये है कि लाइलमी है। तो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, अगर आप देखें तो 90% अमवात उनकी अपनी होती हैं जो मोटरसाइकिल पे होते हैं। ये वाहिद ऐसा जरिया ट्रांसपोर्टेशन है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी जात को नुकसान पहुंचाता है। उसमें अगर आपने जैसे सर्वे भी किया और रोड्स पे अगर आप जाएं तो आपको नजर आएगा कि जो गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे जो लोग हैं उनमें चलाने का कितना फर्क है। अब जिस तरह आपने इंटरव्यू में ही सुन लिया, कभी कोई लेफ्ट से निकल रहा है, कभी राइट से निकल रहा है, वो एक्चुअली दूसरे के लिए नुकसानदेह कम अपनी जात के लिए ज्यादा है। और जो बच्चे, जिस तरह वैर साहब ने कहा कि जी उनको रोड सेफ्टी का, यहाँ बेसिक तो यही है कि इल्म ही नहीं और एजुकेशन नहीं है रोड सेफ्टी के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। अब इसको स्पेशली कई दफा कहा गया है कि भाई इसको एक कुछ सब्जेक्ट करके और इसको आप अपने जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उसके सब्जेक्ट में शामिल करें। और मोटरसाइकिल यूजर्स के लिए ये है कि अगर आप, एक लिमिट होती है हर शहर में, शहर सिटी के अंदर आपने अगर चलाना है तो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। यहाँ लिमिट को चेक कैसे करें और कैसे करें, हमारे रोड की अपनी हालत है। कोशिश करते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक का रूल कहाँ है या सड़कें हमारे पास ऐसी कहाँ हैं कि हम सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए फिर चलें और अपनी जान को नुकसान में डालते हैं। प्रोफेसर साहब, कल का जो हादसा हुआ है ना, वो उसका तो आपने बाकायदा मुशाहिदा किया है सर। कहाँ आपको लूप होल्स नज़र आए सर? बेसिकली लूप होल्स पूरे सिस्टम में है। इसका जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं है, कोई एक इदारा नहीं है। एज अ नेशन हम सब जो है इसके ज़िम्मेदार हैं। अब अगर 1 बाय 1 देखें तो इसमें बहुत से लूप होल्स हैं। सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जो हमारे पास 4 से 5 सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं, कराची के बहुत ही ज़्यादा आबादी वाले इलाकों से गुजर रहे हैं, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से गुजर रहे हैं। सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स का मकसद ये है कि कराची के शहर के एक कोने से दूसरे कोने आप क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए। बिल्कुल। और अब देखें, मसला ये है कि जगह अगर आप फास्ट स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली उसमें ये चांसेस हैं कि वहाँ पर हादसात होंगे। अब अगर इन सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के इर्द गिर्द देखें आप, वो लैंड यूज़ है जिसमें बचत बाज़ार भी लग रहा है, जिसमें शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, जिसमें स्कूल्स भी हैं। तो ऐसे लैंड यूजेस हैं जिसकी वजह से जो वल्नरेबल रोड यूज़र्स हैं, जिसमें ख़वातीन बच्चे हैं, इनका एक्सपोजर ज़्यादा है इन मेन शाहराहों पे, जिसकी वजह से ये जो एक स्ट्रक्चर है सिग्नल फ्री कॉरिडोर, ये बज़ात खुद एक मैं इसको कहूँगा ये डेथ आर्टरीज हैं कराची में रहने वालों के लिए।
सर कल के हादसे के बारे में गाइड कल के हादसे के बारे में अगर आप देखें, ये यूनिवर्सिटी रोड पे हुआ है और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है एक जो टोल प्लाजा से स्टार्ट हो रहा है और सदर दवाखाना तक जाता है ये। आप इस रोड पे देखें 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। इससे पहले 2017 में एक हमारी स्टूडेंट का बहुत बुरा हादसा हुआ था जिसकी वजह से उस बच्ची को अपनी एक टांग से हाथ धो बैठनी पड़ी थी। और इसी के साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर इतनी फास्ट जो गाड़ियाँ हैं या जो व्हीकल्स हैं वो चलती हैं जिसकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। मैंने आज शाम में कुछ ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं उनके साथ यहाँ का सर्वे भी किया और हमने एग्जामिन भी किया है इस पूरी साइट को। तो हमें क्लियरली ये पता चल रहा था कि जो गाड़ी है जो जिसने बाइक को बचाते हुए जो साइड जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है उससे टकराई उसके पिलर से, वो क्लियर था कि जो उसकी स्पीड थी वो कम से कम 140 से उससे ज़्यादा थी, 140 किलोमीटर पर आवर। और शहर के अंदर जो लिमिट है वो 60 किलोमीटर पर आवर है मैक्सिमम लिमिट। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि शहर जिसकी आबादी और ख़ुद यूनिवर्सिटी रोड इतनी ज़्यादा आबादी वाली शाहरा है जिसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हैं, आबादी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ पर जो मल्टीपल रोड यूज़र्स वो मौजूद हैं। ऐसी जगह पे अगर एक गाड़ी 140 प्लस की स्पीड से जा रही होगी तो वो किस तरीके से कंट्रोल करेगी? तो यानी लग रहा है कि गाड़ी भी हाई स्पीड या फिर ओवर स्पीड में थी कि जिसके बाद ये तसादुम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, आसिफ रज़ाक साहब। आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।